ठीक है, कल हम लोगों ने दो चीज़ें देखी, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 प्रॉफिट कंपनियों के लिए था, सेक्शन 2 लॉस वाली कंपनियों के लिए था। तो उसमें लिखा था कि आप यस सर। पार्ट ए या पार्ट बी जिस तरह भी रेमुनरेशन मिनिमम लिखा है आप दे सकते हो, स्पेशल पास करो तो डबल दे सकते हो, और उसके लिए 4 कंडीशंस आपको पूरी करनी थी। क्या 4 कंडीशंस थी वो? राइट। बोर्ड का रेजोल्यूशन, एनआरसी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, मतलब अगर हाँ आपको जी। शेड्यूल 5 में रेमुनरेशन दे रहे हो इनएडिक्वेसी में, तो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए था। उसके बाद आपको कोई लेंडर्स भी की डिफॉल्ट लिमिट एनओसी चाहिए। चाहिए थी। फिर ऑर्डनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी केस था वो, एक्सप्लेटरी में डिस्क्लोजर और सीजी रिपोर्ट में डिस्क्लोजर चाहिए। यस सर। अब हम कर रहे हैं सेक्शन 3। अब ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस में डील कर रहा है, कुछ स्पेशल केसेस जिसमें आप रेमुनरेशन अलग तरीके से भी दे सकते हो, जो शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं समझा होगा पहले। तो ये कुछ ये नया आज तक रहेगा भी नहीं आपके करा लिए। होगा डेस्कटॉप। मैंने तो इन जनरल भी 19 एज सच पर ये इतना बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट काम है नहीं करा। क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेरीज रहती हैं। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर। नहीं नहीं, पूरे मैनेजरियल रेमुनरेशन पे। हाँ वो तो पता है इसलिए मतलब इस एटलीस्ट पे ही पता अगर को तो मल्टीपल असाइनमेंट होती है इस पे, या तो अपॉइंट करना है या कोई फॉरनर आ गया, कोई है। ऐसा हो गया। चलो सेक्शन 3 पढ़ो। हम्म। Remuneration payable by companies having no profit or inadequate profit हम्म। in certain special तो circumstances. इसका मतलब जो हमने पहले In the पढ़ा वो fo- जनरल केसेस हो गए, अब ये स्पेशल केसेस हो गए। yes, क्या? in the following circumstances, a company may pay remuneration to a managerial personnel in excess of the amounts provided in section 2 above. हम्म। मतलब, हाँ, फिर where the remuneration in excess of the limit specified in section 1 or section 2 is paid by any other company, and that other company is either a foreign company or has got the approval of its shareholders in general meeting to make such payment, and treats this amount as managerial remuneration for the purpose of section 197, and the total managerial remuneration payable by such other company to its managerial persons or other directors, including such amount or amounts, is within permissible limits under section 197. अभी आपने कुछ देखा क्या कह रहे हैं? अभी तक आप क्या बोलते हो, जहाँ नौकरी करता है वहीं से सैलरी लेता है। हाँ। अगर किसी को 100 रुपये देना है और लिमिट में 80 रुपये ही आ रहे हैं, तो उस कंपनी में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही 100 दे सकते थे, आपने पढ़ा वो सब कंडीशंस पूरी करके। राइट सर। लेकिन कंपनी वो सब कंडीशनें ना पूरी करे, इस कंपनी में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास करे या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे, ठीक है, और जितना लिमिट्स है उतना ही दे, लिमिट से ऊपर मत दे, और एक्सेस अमाउंट किसी अपनी ही ग्रुप कंपनी से दिलवा दे। होल्डिंग मतलब सब्सिडरी जहाँ पे वो एसोसिएट। नहीं है एमडी लेकिन उधर से पैसा मिल रहा है उसको, पर वो डीमिंग भी तो उसमें भी प्रोविजन। तो कुछ दिखा नहीं, तो उसमें भी तो कुछ दिखाना ही पड़ेगा ना कि व्हाट कैपेसिटी इज गेट। हाँ, तो वही रेजोल्यूशन के थ्रू दिखाएंगे ना, मैनेजरियल रेमुनरेशन करके दिखाएंगे, लेकिन वो पर्सन वहाँ पे ना एमडी है ना कुछ है, स्टिल उसको वहाँ से मैनेजरियल रेमुनरेशन दे रहे हैं। ये है वो स्पेशल केस। अब ध्यान से पढ़ो वो क्या कह रहा है, कि अगर किसी कंपनी को, राइट मूव लिमिटेड को, उसकी जो ऊपर लिमिट लिखी है 12 लाख, वो 60 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, उससे ज़्यादा पैसा देना है, तो वो पैसा कहाँ से दिलवा सकती है? अदर देन, अब ऊपर तो प्रोसीजर के थ्रू तो दे ही सकते हो, अगर आपको वो प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, दैट मीन्स आप स्पेशल रेजोल्यूशन तब पास करने की हालत में नहीं हो, आपकी कंपनी में डिफॉल्ट है। तो वो अपनी ग्रुप कंपनी में से दिला तो सकती है। अब वो दो कैटेगरी दी उसने, एक फॉरेन कंपनी हम्म। या फिर इंडियन कंपनी जिसने अपने शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में अप्रूवल ली है उतनी एक्सेस को पे करने के लिए, और उस कंपनी में जो राइट। उसके अपने एमडी एमडी है उनकी सैलरी प्लस ये सैलरी मिला के भी उनकी लिमिट से कम है और उस कंपनी में प्रॉफिट है। राइट सर। तो मतलब आपकी कंपनी में लॉस है, आपकी ग्रुप कंपनी में प्रॉफिट है, उसमें 11% प्रॉफिट के हिसाब से जो रेमुनरेशन बनता है उसमें से स्टिल आपने आधा ही यूज़ किया, तो बची हुई लिमिट के लिए आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी दूसरी कंपनी के रेमुनरेशन को भी पे कर सकते हो। राइट सर। राइट सर। यही मतलब हुआ इसका। राइट। ठीक है, तो करो इसको उधर उधर। अच्छा ऊपर लिखना है। टेबल में सेक्शन 3 करके, सेक्शन 3। अब इसको लिखो, राइट मूव वांट टू पे, वांट टू पे
1 crore rupees as remuneration to its MD. It has losses. It has negative effective capital and losses. ठीक है. Hence, it can pay maximum 60 lakhs as per Schedule 5. ठीक है. It has a foreign company As a foreign company and an Indian and company. an Indian company in the group. ठीक है. Who can pay that excess of 40 lakhs? Excess of 40 lakhs with special with shareholders approval. अब ये खाली इंडियन कंपनी के लिए लग रहा है, फॉरेन कंपनी में कुछ नहीं लगेगा. इट विद शेयर होल्डर अप्रूवल एंड ट्रीटिंग दैट अमाउंट एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. With shareholders' approval and treating that for the purpose of the limit ट्रीटिंग एट for that. एज मैनेजरियल रेम्यूनरेशन and with that remuneration still within the 197 limit of 10% of net profit. Limit bracket में 10% of the net profit. 10%? In case of profit, maximum remuneration can be paid 10% of net profit to MD. 10% होता है 11% होता है? यहाँ पे हम MD की बात कर रहे हैं ना. 10+1 है ना. 10% MD और WTD के लिए और 1% डायरेक्टर्स के लिए, राइट. और फॉरेन कंपनी में नहीं चाहिए रेजोल्यूशन या ये रिक्वायरमेंट. तो फॉरेन कंपनी कैन पे डायरेक्टली बिना किसी कंप्लायंस के. क्यों? क्योंकि बाहर का तो फिर पैसा है, तो उसको इंडियन लॉ बाहर का पैसा है, वो तो इंडिया प्रमोट ही करती है ना. वैसे भी प्रमोट करते हैं ये लोग कि एफडीआई तो जितना आ जाए उस पे तो कम से कम वो लगाने की कोशिश. ये क्लियर हो गया. एफडीआई भी नहीं है. ये पहला सर्कमस्टांस क्लियर हो गया. इसको 1 कर दो. ये पहला केस है. सेक्शन 3 में लिखो रेम्यूनरेशन लॉस ऑफ प्रॉफिट रेम्यूनरेशन इन स्पेशल केसेस. सेक्शन 3 के आगे लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट. लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट. ठीक है. तो एक पहला सर्कमस्टांस हो गया जो सेक्शंस में नहीं लिखा है, लेकिन शेड्यूल 5 में उन्होंने ये बोल दिया कि एक्सेस अमाउंट एक कंपनी जिसमें प्रॉफिट की लिमिट अवेलेबल है वहाँ से या फॉरेन कंपनी से आप दिलवा सकते हो बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन. शेयर होल्डर्स अप्रूवल किसको लेनी है ये देखो. ऑफ दैट कंपनी. जहाँ शेयर होल्डर अप्रूवल लिखा है ना. हाँ, वो तो उसी कंपनी के शेयर होल्डर से लेनी पड़ेगी ना जिसकी लिमिट ऑफ इंडियन कंपनी. या विद इट्स शेयर होल्डर अप्रूवल लिख दो तो ज़्यादा ठीक. विद इट्स शेयर होल्डर कि मेन होल्डिंग हम जिस जो करवा रही है उसको लेना है कि इसको लेना है, उसके लिए है. ठीक है. अगला केस where the company, a newly incorporated company for a period of 7 years from the date of its incorporation, or a sick company for whom a scheme of revival or rehabilitation has been ordered by the board for industrial and financial reconstruction for a period of 5 years from the date of sanction of scheme of revival, or
is a company in relation to which a resolution plan has been approved by the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 for a period of 5 years from the date of such approval. It may pay any remuneration to its managerial persons or other directors. क्या कह रहा है? कि जहां पे कोई कंपनी है तो नई कंपनी है और ये नई रहेगी कब तक? फ्रॉम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. हम ऊपर से या क्या फिर पढ़ इट रहे इज थे? सुनो ना, ऊपर से पढ़ रहे थे कि इन केसेस में ऊपर की लिमिट से भी ज़्यादा रेम्यूनरेशन दिया जा सकता है. तो पहला केस उसने बोल दिया दूसरी कंपनी से दिला दो. दूसरे केस में बोला अभी आज ही आपकी कंपनी बनी है तो 7 साल तक आपको ये लिमिट एग्जम्पशन है, या आप सिक कंपनी हो. हाँ, सिक कंपनी हो जिसके लिए स्कीम ऑफ रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन बोर्ड सीका होगा ये ना, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल हाँ, फाइनेंशियल. सिक्का भी ऑलमोस्ट नहीं है अभी. हाँ, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में स्कीम ऑफ रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन आपने ऑर्डर सिक्का में रेफर किया, बीएफआर ने आपकी स्कीम सैंक्शन कर दी तो उससे 5 साल तक आपको एक्सेस पे कर सकते हो, अदर देन वो जो 60 लाख से ज़्यादा दे सकते हो. It is a company in relation to which a resolution plan has been approved by the National Company Law Tribunal under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 for a period of 5 years from the date of such approval. सो अभी सिक्का की जगह ये आ गया, एनसीएलटी आईबीसी आ गया. तो अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान सैंक्शन हो गया है तो उस कंपनी के एमडी को भी आप लिमिट से ज़्यादा पैसा दे सकते हैं. ठीक है, तो 3 केसेस हो गए. हाँ जी, एक तो नई कंपनियों और नई एक सिक्का, बीएफआई. हाँ, नई सिक्का या आईबीसी ऐसा लिखो. हाँ जी, नई न्यू कंपनी फॉर 7 years, ऑर्डर पास्ड अंडर सिक्का 5 years, ऑर्डर पास्ड अंडर आईबीसी 5 years. न्यू कंपनी फॉर 7 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. तो 7 साल तक लिमिट नहीं है एप्लीकेबल लॉस के केस में भी. तो आपको 7 साल का टाइम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको शेड्यूल 5 की कंप्लायंस करनी है, लेकिन आपको लिमिट एप्लीकेबल नहीं है. अंडर आईबीसी 5 year. तो ये 4 केसेस जो उस लिमिट से ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं. यस. आगे सी में Where remuneration of a managerial person or other director exceeds the limits in section 2, but the remuneration has been fixed by the board for industrial and financial reconstruction or the national company law tribunal. हाँ, और थर्ड केस होगी कि बीआईएफआर या एनसीएलटी ने रेमुनरेशन फिक्स किया हो. तो उस केस में भी ये लिमिट से ज़्यादा पे कर सकते हैं, क्योंकि पहले केस में उसने साफ साफ लिख दिया कि कोई भी कंपनी जो लॉस में होगी वो इस लिमिट से ज़्यादा पे नहीं कर सकती, और अगर इससे ज़्यादा पे करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है. अब कोई कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास करना चाह रही पर उसको इस लिमिट से ज़्यादा देना है, तो उसका केस इनमें से किसी एक केस में फॉल करना चाहिए. या वो एक्सेस अमाउंट किसी और कंपनी से दिला दे, या वो नई कंपनी हो, या उस पर सिक्का का ऑर्डर पास हो, या आईबीसी का ऑर्डर पास हो, या उसका रेम्यूनरेशन बीआईएफआर या एनसीएलटी ने फिक्स किया हो. लिख दो ऊपर, रेम्यूनरेशन फिक्स्ड बाय BFIR. ठीक है. ऊपर जो लिखा है ब्रैकेट इनएडिक्वेट प्रॉफिट डैश लिख, फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस एक्सेस कैन बी पेड. इन फॉलोइंग केसेस, हाँ, सर्कमस्टांसिस एक्सेस रेम्यूनरेशन बियॉन्ड एक्सेस बियॉन्ड सेक्शन 2. लिमिट्स. ठीक है सर. ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 अब हम है पार्ट 3 पे.
कंडीशंस क्या हैं अब इसको करने के लिए? ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया ना. हम्म Provided that the limits under this section shall be applicable subject to meeting all the conditions specified under section 2 and the following additional conditions हम्म तो except as provided in para. हाँ हम्म जी, बताइए सर. हाँ, मतलब ये जो ऊपर जो कंडीशंस लिखी थी पार्ट ए की, अब उसके अलावा भी ये कंडीशंस पूरी करनी है. क्या कंडीशंस है वो? Except as provided in para A of this section, the managerial person is not receiving remuneration from any other company. ठीक है, उसी कंपनी से ही रेमुनरेशन लेना चाहिए. Except as provided above, जब वो लिमिट का और वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस जो पैरा होते हैं ए वो ऑफ होते हैं. दिस सेक्शन क्या है? पैरा ए ऑफ दिस सेक्शन. तो वही है ना कि होल्डिंग से या फॉरेन कंपनी से, हाँ मतलब बेसिकली हाँ. फॉरेन कंपनी से या किसी इंडियन कंपनी से अगर आप ले रहे मतलब इन कंपनी से ले सकता है पर उसके अलावा किसी और कंपनी से नहीं ले सकता. हो. The auditor or company secretary of the company or where the company is not appointed as secretary, हम्म a secretary in whole time practice certifies that all the secured creditors and term lenders have stated in writing that they have no objection for the appointment of the managerial person or other director as well as the quantum of remuneration, and such certificate is filed along with the return as prescribed under subsection 4 of section 196. तो इसमें डिफ़ॉल्ट की बात नहीं लिखी है. डिफ़ॉल्ट हो या ना हो, सब लोग इन केसेस में लिखना चाहिए कि हमको ये ओके है रेमुनरेशन. और Whereas the auditor or company secretary, or where the company is not appointed as secretary, a secretary in whole time practice certifies that there is no default on payments to any creditors and all dues to deposit holders are being settled on time. हाँ, तो 3 कंडीशन हो गई. ये जो भी हमने स्पेशल सर्कमस्टांसिस की बात की, ये अगर हाँ इस जी. हिसाब से आपको पैसा देना है इस सेक्शन के अंदर, तो आपको क्या कंडीशंस पूरी करनी है? सबसे पहले आपका डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए. Right, sir. दूसरा, आपको लेंडर से एनओसी चाहिए कि आप जो रेमुनरेशन हम दे रहे हैं वो ओके है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. और तीसरा, जो फॉरेन कंपनी और अदर कंपनी जिसके लिए ऊपर लिखा हुआ है उसको छोड़ के, हाँ, वो किसी भी और कंपनी से रेमुनरेशन नहीं लेना होना चाहिए. तो नो रेमुनरेशन अदर देन दैट कंपनी. क्लियर? लिख दो उसके आगे Yes, sir. कंडीशंस. तो ये है सेक्शन 3 की कंडीशंस. स्पेशल सर्कमस्टांसिस में अगर आपको पे करना है, क्योंकि आपका एक यूनिक केस है, आप नई कंपनी हो, तो आप कहाँ से 3 साल के प्रॉफिट की बात करोगे? आप सिक कंपनी हो, आप एनसीएलटी में गई हुई कंपनी हो, आपका रेमुनरेशन एनसीएलटी ने फिक्स किया हुआ है, तो उन सब केसेस में आपको 3 कंडीशन पूरी करनी है कि उस कंपनी को छोड़ के किसी से रेमुनरेशन नहीं लेना, सब्जेक्ट टू कंडीशंस. कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड. Conditions were fulfilled. क्या क्या कंडीशंस हैं? Not draw remuneration from any other company. From other company except A above, except one above. One, except one above. Above. दूसरा, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ. इसमें लेंडर्स एनओसी रिगार्डिंग हाँ. रेमुनरेशन. Regarding remuneration to be certified by किस किस को सर्टिफाई करना था? ईएस को. कंपनी सेक्रेटरी ना हो तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. ये क्या डोल बजा रहे हैं? नया घर वाला आ गया कोई बाजू में. क्या घर वाला? बाजू में एक घर है, वहाँ पे लोग रहने आ गए, तभी वो डोल बजा रहे हैं. अच्छा, था नहीं क्या पहले वहां पे कोई? हाँ, वो घर बन रहा था, बंगलो.
हमारे लैंडलॉर्ड का भाई है। अच्छा, चलो बढ़िया है फिर तो। ठीक है, तो ऑडिटर का नाम भूल गई तू, सबसे पहले ऑडिटर। हाँ, और ही है और। हाँ, तो ऑडिटर CS और CSIP। हम्म, ठीक है सर। और तो एक और वो डिफॉल्ट वाला ही सर्टिफिकेट। तीसरा है। हाँ, एक नो डिफॉल्ट और एक कि कंपनी को रेमुनरेशन आ गया है। और इनमें से अब कौन सा सर्टिफिकेट है जो रिटर्न के साथ लगने वाला है? रिटर्न कौन सी रिटर्न के होती है? साथ। हाँ, उसमें लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, थर्ड लिखो, ऑडिटर, हाँ, CS और PCS सर्टिफिकेट रिगार्डिंग नो डिफॉल्ट। ठीक है, 2 या 3 में से देखो कौन सा सर्टिफिकेट है जो रिटर्न के साथ लगने वाला है, MR1 के साथ अपॉइंटमेंट। एक तो लेंडर्स एनओसी तो लगेगा ही। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, लिखा नहीं है ये, मैं तो अपने फिर अपने दिमाग मन से। से क्यों बोल, जो लिखा है वही करना है। लेना अलग चीज है, लेकिन फाइल क्या करना है? ठीक है, the auditor or company secretary to company with the company certify that all the the directors of the company, ये वाला कि नीचे उनको आ कोई गया नो। ऑब्जेक्शन नहीं है। नो कहाँ पे? हाँ, ये वाला सर्टिफिकेट आपको MR1 के साथ अटैच करना है, तो उसमें लिखो अटैच ऊपर। करना है। वे लॉ में क्या जितना लिखा है उतना ही करने का, उसके बाद जो भी आप कर रहे हो वो ऑप्शनल है। आप दूसरा भी अटैच करो, तीसरा भी अटैच करो, लेकिन उतना तो मिनिमम अटैच करना ही है, आप उसको भूल नहीं सकते। और ये किस केस में है? स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के केस में है। तो अगर आपका स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का केस नहीं है तो ये क्लॉज आपको एप्लीकेबल नहीं है। This certificate is to be attached with। ओके, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस Yes. का केस क्लियर हो गया, सेक्शन 1, 2, 3 क्लियर हो गए। 1 Yes प्रॉफिट, sir. 2 इनएडिक्वेट प्रॉफिट, जनरल केसेस, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, स्पेशल केसेस, जिसमें पहला पॉइंट था कि आप किसी और कंपनी से या फॉरेन कंपनी से ले सकते हो, दूसरा आप नई कंपनी हो, सिक्का कंपनी हो, BIFR कंपनी हो, या आपका रेमुनरेशन NCLT ने फिक्स किया हो। इन 4 केसेस में रेमुनरेशन कैसे देने का है, ऊपर की भी कंडीशन फॉलो करनी है और नीचे की कंडीशन भी फॉलो करनी है। तो नीचे की कंडीशन में Right sir. एक्स्ट्रा क्या है कि 2 सर्टिफिकेट और चाहिए आपको, Hmm. इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। CSK. Hmm. आगे बढ़ो, सेक्शन 4। Prerequisites not included in managerial remuneration. हाँ, अब ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको हर जगह रेमुनरेशन लिमिट के अंदर रखना है। तो कौन कौन सी चीज़ है Hmm. जो हम MD को या इनको देते हैं लेकिन वो रेमुनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा? A managerial person shall be eligible for the following perquisites, हम्म। perquisites which shall not be included in the computation of the ceiling on remuneration specified in section हम्म। 2 and section 3. हम्म। Contribution to PF, superannuation fund, or annuity fund to the extent these either singly or put together are not taxable under the Income Tax Act 1961. हम्म। Gratuity payable at a rate not exceeding half a month's salary for each completed year of हम्म। service. Encashment of leave at the end of the tenure. तो 3 चीज़ें समझो। PF का कंट्रीब्यूशन जो जमा हो रहा है, अब PF का कंट्रीब्यूशन अपनी सैलरी से वो जमा करता है और कंपनी जमा करती है। तो कंपनी की जो जमा कर रही है वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसको Right, sir. सैलरी के अलावा, तो क्या उसको सैलरी का पार्ट माना जाए? तो बोलते हैं कि जितना नहीं, पोर्शन इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट है उतना नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर कुछ रहेगा तो अब माना जाएगा। अभी समझो किसी आदमी का लॉ के हिसाब से 10% PF जमा कराना है कंपनी को मैच करके, और कंपनी 25% PF जमा कराती है अपनी तरफ से। तो 15% जो है। हाँ, अब ये PF हो सकता है, फंड हो सकता है, एन्युटी फंड, किसी भी नाम से, लेकिन लॉ में जितना लिखा है उससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो वही रेमुनरेशन होगा। उतना जो एक्स्ट्रा पैसा दे रही है कंपनी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो पार्ट नहीं होगा। फिर ग्रेजुटी जब नौकरी छोड़ के जाते हैं तो हर साल के लिए ग्रेजुटी मिलती है, राइट सर। तो वो जो ग्रेजुटी जो एक्स्ट्रा पैसा मिला वो भी रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा। कौन से रेट से? जितने साल कंप्लीट हुआ उसके लिए हाफ मंथ की सैलरी।
तो 10 साल में 5 महीने की सैलरी। ठीक है सर। और एनकैशमेंट ऑफ लीव यहाँ पे ध्यान दो, एट द एंड ऑफ द टेन्योर। हम्म। अगर साल के बीच में अगर किसी ने अपनी लीव का तो कोई पैसा नहीं है ना, जिस कंपनी में लीव एनकैशमेंट पॉलिसी है और उसके बदले में पैसा मिल रहा है, लेकिन टर्म खत्म होने के बाद मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट, नहीं तो सैलरी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो लिखो ये 3 चीज़ें ऊपर सेक्शन 4 करके, परक्विजिट नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। नीचे ले लो। यहीं लिख दे रहे हो ना। हाँ, वो भी था ना, मल्टीप्लर लगा हुआ है। अच्छा। नहीं इधर नहीं। हाँ, ठीक है, बोलो क्या क्या चीज़ें। पहला है कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पीएफ, कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीब्यूशन टू एक्सेस ऑफ। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एसएफ और एएफ। इन एक्सेस ऑफ, विच इज इन एक्सेस ऑफ लिमिट एग्जाम्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। which is in excess of, ये था कि जितना हो नहीं इन एक्सेस, एग्जाम। नहीं विद इन, विच इज इन एक्सेस विल बी ट्रीटेड एज रेम्युनरेशन, तो विद इन द लिमिट इज एग्जाम्ड। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एसएफ और एएफ which is as per law and विच exempt under इज एज पर आईटी, as per income tax act and exempt under it and exempt वो नहीं under ट्रीट किया जाएगा। it, हाँ, not be treated as managerial remuneration। फिर कुछ एक लीव एनकैशमेंट था और ग्रेचुइटी था। ग्रेजुटी कितनी, हाफ मंथ फॉर ईच ईयर सर्विस। इतना इंक्लूड नहीं होगा। नहीं होगा, अगर ये पैसा जो उसको मिल रहा है, पैसा मिलेगा ना इनके बदले में। हम्म। ठीक है, और तीसरा हो गया एनकैशमेंट ऑफ लीव एट द एंड ऑफ टेन्योर। तो ध्यान दो, अगर साल के बीच में एनकैश कराया तो वो रेम्युनरेशन की लिमिट में आ जाएगा, और अगर उसने ज़्यादा ले लिया रेम्युनरेशन तो वो उसको वापस करना पड़ जाएगा, रिफंड करना पड़ जाएगा। ठीक है। आगे आगे बोलो। सर ये नॉट एक्सीडिंग है, ग्रेचुइटी पेबल एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग, हमने हाँ, एक्सीडिंग लिखा है। क्या एक्सीडिंग नहीं, हाफ मंथ तक लिखा। कहाँ लिखा एक्सीडिंग? अच्छा, इतना नहीं हो, कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट, ये सब ना इंक्लूड होगा नहीं। और कैसे है, आप पहले ये समझो, ये मैनेजर तीन चीज़ें कंपनी उसको सैलरी के ऊपर दे रही है। अब सैलरी के ऊपर दे रही है तो आपका पहला क्वेश्चन होगा ये भी सैलरी होनी चाहिए, और फिर 60 लाख की अगर लिमिट है तो उसके अंदर ये कवर होना चाहिए। तो 60 लाख प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस ग्रेजुइटी प्लस एनकैशमेंट ऑफ लीव आप उसके पैकेज में लिख सकते हो। राइट सर। अगर उसको अपॉइंटमेंट लेटर बनाया तो आप क्या लिखोगे, यू विल बी पेड 60 लाख पर एनम, इन एडिशन टू दैट कंपनी विल बी कंट्रीब्यूटिंग इतना पीएफ में, प्लस आपको अर्न लीव जो है एनकैशमेंट होगी एंड ऑफ द टेन्योर में, और आपको ग्रेजुइटी मिलेगी। और क्या मिलेगा? ओके सर। सेकंड पॉइंट,
ग्रेचुइटी है ना सेकंड, अच्छा सेकंड, इन एडिशन टू द, एक मिनट, बट ये सर एक्सेस ये वो वाला है ना, जैसे पीएफ का इन्होंने वो वाला पार्ट आप रखा आप है, आप मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आप समझो। टैक्सेबल नहीं है। सुनो, एक कंपनी इनकम टैक्स में 10% एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉयर सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जम्प्ट है हाँ, अमाउंट। इसका मतलब है, अगर एम्प्लॉयर उसकी सैलरी, अगर किसी की 1 लाख सैलरी है तो 10,000 रुपये उसके बिहाफ पे पीएफ में जमा कराता है, तो वो उसके रेमुनरेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर 10,000 की राइट, जगह 1 लाख रुपए जमा करा दे हर महीने, तो भी 10,000 ही नहीं होगा और बचा हुआ होगा। होगा। अगर होगा तो अगर 60 लाख रुपीज़ उसको टोटल सैलरी रखी है तो उसमें से उतना पैसा कम हो जाएगा ना, नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि राइट, ऊपर ही लिखा हुआ है कि 60 लाख से ऊपर नहीं दे सकते। या नहीं जो फिर अब जैसे सेकंड वाला पॉइंट है, ग्रेचुइटी पेबल एट अ रेट नॉट एक्सीडिंग हाफ अ मंथ हाँ, सैलरी तो अगर फॉर आपने ईच, सपोज एक कंपनी मतलब में, आपने एक कंपनी में 10 साल काम किया, हम्म, ठीक है, आप 10 साल काम किया तो अब आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। हम्म, अब उस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपको 5 महीने की सैलरी का पैसा मिलेगा, हम्म, तो उस साल के रेमुनरेशन में ये ऐड होना चाहिए क्या? नहीं समझिए, मैं समझ गई। हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ आप भी सर्विस। जॉब करते हो तो मिलता है आपको भी, हर एक को स्टेचुटरी है। मैं तो एक्चुअली सर फर्म वाले उस सिस्टम में हूँ ना, वहां पे तो हम्म, एवरीथिंग यू गेट इन हैंड, हम्म, यू आपका कुछ कट नहीं हम्म, होता है, देयर इज नो हम्म। सेपरेट थिंग, जो भी है बस हाँ, मैं कॉर्पोरेट कैश की इन बात हैंड कर रहा होता हूँ है। जहाँ पे सब अप्लीकेबल। हाँ, चलो जहाँ पे टू, पूरा हाँ, स्ट्रक्चर होता है। हाँ, 2 को देखो। In addition to the perquisites specified in paragraph 1 of this section, an expatriate managerial person, including a non-resident Indian, shall be eligible to the following perquisites, which shall not be included in the computation of the ceiling on remuneration specified in section 2 or section 3. So, an eligible person, an expatriate managerial person, expatriate अगर मतलब जो आपकी बाहर कंपनी का है। में यूके का एमडी हाँ, है, यूके में जो हाँ, रहता है उसका एमडी आपने अपॉइंट किया, हाँ, हाँ, कर सकते हो ना, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस। हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसको जो ये 3 टाइप का जो पैसा है वो दोगे तो वो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा। क्या 3 टाइप का पैसा है? Children's education allowance in case of children studying in or outside India. An allowance limited to a maximum of rupees 12,000 per month per child or actual expenses incurred, whichever is less. Such allowance is admissible up to a maximum of 2 children. तो 24,000 रुपये महीना मैक्सिमम दे सकते हो, Hmm. और मिनिमम जितना उसका एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है। तो ये जो 24,000 रुपये महीना, साल का 2.5 लाख 3 लाख रुपए हो गया, ये भी मैनेजरियल रेमुनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। नहीं बात। Holiday passage for children studying outside India or families staying abroad. Return holiday passage once in a year by economy class or once in 2 years by first class to children and to the members of the family from the place of their study or stay abroad to India if they are not residing in India with the managerial person. अब इंडिया में वो आदमी अकेला रह रहा है, उसकी फैमिली यूके में है, तो साल में एक बार वो लोग इकोनॉमी क्लास में जो आएंगे तो उसका जो खर्चा होगा आने जाने का, वो कंपनी अगर पे करती है, जो तो वो भी नहीं। अदरवाइज एमडी को अपनी जेब से पे करना पड़ता, वो भी हाँ, रेमुनरेशन नहीं है। और अगर वो चाहे तो 2 साल में एक बार फर्स्ट क्लास का जो खर्चा है वो क्लेम कर सकता है। अगर हर हर साल उसको बुलाने का है तो इकोनॉमी क्लास में बुलाओ, तो इकोनॉमी क्लास, नहीं दो तो साल में एक बार अगर बुलाना है तो लीव ट्रैवल ऑल्टरनेटिव में, तो जो टिकट के पैसे लगेंगे जो कंपनी पे कर रही है वो रेमुनरेशन हाँ, का हाँ, पार्ट नहीं होगा। नहीं होगा। Leave travel concession return passes for self and family in accordance with the rules specified by the company, where it is proposed that the leave be spent in home country instead of anywhere in India. For the purposes of section 2 of this part, पहले वो अगले effective के लिए, capital, अगले के लिए हो गया। ABC का पहले लिख लो कि क्या केसेस हैं। अगर एक्सपैट्रिएट हो जिसमें नॉन रेजिडेंट इंक्लूडेड भी है उसमें, उनको ये भी परक्विजिट्स मिलेंगे जो रेमुनरेशन। क्योंकि अगली जो कैलकुलेशन है वो इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन है, जो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी एग्जांपल देके, जो हमने शुरू में पढ़ा ना सेक्शन 2 में, व्हाट इज इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड, तो वहाँ पे लिखेंगे उसको। The following shall also not कंसिडर रेमुनरेशन फॉर एक्सपेट्रिएट या फॉरेन
फॉरेनर एमडी, फॉरेनर मैनेजरियल पर्सन। रेम्यूनरेशन फॉरेनर नहीं लिखते सर, सब्जेक्टिव हो जाएगा फिर। एक्सपेट्रिएट कर दो। हाँ वही एक्सपेट्रिएट, इंक्लूडिंग एनआर, इंक्लूडिंग फर्स्ट children, एजुकेशन अलाउंस education, 12,000 per month into 2 or actual, whichever is less। into 2 children two equals ठीक है, is is less. less। उसके बाद once in a year economy और Once in a year year economy fair, और or once in 2 years business class. for child and family visiting India। अब चाइल्ड स्टडिंग अब्रोड, फैमिली स्टेइंग अब्रोड। वो फर्क लिख दो, चाइल्ड के लिखो ब्रैकेट में स्टडिंग अब्रोड, नहीं ये इसका नहीं है, सेकंड का ही है। चाइल्ड के ब्रैकेट में लिखो स्टडिंग अब्रोड और फैमिली के आगे लिखो स्टेइंग अब्रोड। एंड फैमिली स्टेइंग अब्रोड। अगर फैमिली इंडिया में रह रही है, बच्चा ही बाहर गया तो सिर्फ बच्चे का ही मिलेगा। और थर्ड है LTC, claimed for visiting to hometown, home country। ठीक है, ये तो फॉलोइंग को भी बोल्ड कर लो। तो ये सेक्शन 4 था, द फॉलोइंग लिखा ना, इस लाइन को भी बोल्ड कर लो। और कुछ था इसमें? सर मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। हाँ जस्ट अ सेकंड, मुझे शेड्यूल 4 लगा रही हूँ। ये हो गया, ये सब तो हो गया ना। अब एक ये लाइन रहे? रहेगी, नहीं नहीं सेक्शन 5 है ना। हाँ ये रहेगा। आ रही हूँ सर। चलो चलो सेक्शन 5 पढ़ो। Remuneration payable to a managerial person in 2 companies. Subject to the provisions of section 1 to 4, a managerial person shall draw remuneration from one or both companies, provided that the total remuneration drawn from the companies does not exceed the higher maximum limit admissible from any one of the companies of which he is a managerial person. ठीक है, अभी 1 to 4 क्या है? सेक्शन 1 2 3 4 क्या है? जो भी ऊपर पढ़े हमने, प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, फिर ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और फिर प्री रिक्विजिट्स, परक्विजिट नॉट टू बी इंक्लूडेड, इनको ध्यान में रखते हुए हाँ जो इसमें लिखा हुआ है, ए मैनेजरियल पर्सन, अगर सपोज इसका एग्जांपल बनाओ ऊपर, लॉ में एक एमडी दूसरी कंपनी में एमडी हो सकता है ना, एक कंपनी अलाउड है उसको। हाँ और सेक्शन 5 कर दो, सेक्शन 5 करके कॉपी करो। और इसमें लिखो रेम्यूनरेशन बाय मैनेजरियल पर्सन, वर्ड्स पे ध्यान देना। remuneration if a person is managerial person in 2 companies, in 2 companies।
अभी नॉर्मली अगर आपने 2 नौकरियां करी हुई हैं तो आपको 2 सैलरी मिलनी चाहिए। हाँ जी सर। नॉर्मल है ना, अगर आपने यहाँ पे भी काम करी हो, आपने एक और जॉब ज्वाइन कर ली तो 2 सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसे एमडी को भी अलाउड है कि राइट एक कंपनी में जॉब कर सकता है विद कंसेंट ऑफ मेंबर्स बोर्ड। राइट सर। तो आप एक लिखो, राइट मूव लिमिटेड में उसकी सैलरी है 5 लाख। और रॉन्ग मूव में सैलरी है 3 लाख। रॉन्ग मूव, वाह, वेरी रॉन्ग मूव। ठीक है। अब 5 लाख में लिमिट, जो 5 वाली की सैलरी है वहाँ पे लिमिट है 8 लाख कंपनी की। 7 लाख लिख लो, मैक्सिमम रेमुनरेशन लिमिट 5% वाली। 7 लाख। 7 लाख। और नीचे वाले में है 3 लाख। मतलब ये कंपनी थ्री लैक्स प्रॉफिट के बेस पे मैक्सिमम 3 लाख ही दे सकती है रोंगमो। उतना ये दे रही है। हाँ, और दूसरी कंपनी में 7 लाख दे सकती है लेकिन 5 लाख दे रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल बनाया। अब वो सेक्शन पढ़ो और इसके हिसाब से बताओ कि एमडी को कितनी सैलरी मिल सकती है। ये सब हो गया। तो ये कहाँ पढ़ा हमने? क्या? ये लीव ट्रैवल तक ही पढ़ा था हमने, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ा ही नहीं। हाँ, पढ़ेंगे ना। हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच गए। कोई बात नहीं, ये फाइव। कर लो, ये कर लो, फिर पढ़ते हैं उसको। हाँ। Subject to the provisions of section 1 to 4, a managed person shall draw remuneration from one or both companies, provided that the total remuneration drawn from the company does not exceed the higher maximum। 7 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकती। 7 लाख। समझ गई ना। और इसमें ये हाँ सेक्शन इस पार्ट 3 से क्यों अलग है? पार्ट 3 में वो दूसरी कंपनी में मैनेजरियल पर्सन नहीं था, लेकिन इस हाँ कंपनी में राइट वो करेक्ट। मैनेजरियल पर्सन है। तो अगर एक आदमी 2 जगह मैनेजरियल पर्सन में है तो जिसकी मैक्सिमम लिमिट है उतना ही रेमुनरेशन ले सकता है वो। 10 लाख नहीं मिलेगा उसको, 8 लाख नहीं मिलेगा। Get 5 लाख, नहीं 7 लाख। मैक्सिमम फ्रॉम वन और बोथ, लेकिन वन में 5 लाख की अप्रूवल है तो उसको रॉन्ग हाँ मूव में कितना मिलेगा? 2 लाख। राइट सर। Being higher limit which is कौन बजा रहा है? एक सेकंड। सर बच्चों का। कौन आ रहा है? आज का बर्थडे है क्या अनुष्का? कौन बजा रहा है? ठीक है, ये क्लियर हुआ ना। अब अगला पढ़ो। हाँ, हाँ जी सर। अगला क्या, पिछला पढ़ू ना? अब तो इफेक्टिव कैपिटल तो छूट गया है यहाँ से। हेलो हेलो। हाँ सर। ठीक है, अभी 3 हो गए ना। 5वां सेक्शन। अब क्या छोड़ दिया था वो पढ़ो। इफेक्टिव कैपिटल एक्सप्लेनेशन 1। For the purpose of section 2 of this part, effective capital means the aggregate of the paid up share capital, excluding share application money or advances against shares amount, if any, for the time being standing to the credit of share premium account, reserves and surplus, excluding revaluation reserve, long-term loans and deposits repayable after 1 year, excluding working capital loans, overdrafts, interest due on loans, unless funded bank guarantee, etc., and other short-term arrangements, is reduced by the aggregate of any investments, except in case of investments by an investment company whose principal business is acquisition of shares, debentures, or other securities. Accumulated losses
and preliminary expenses not written off. ठीक है, अब ये अपने को कैलकुलेशन के लिए बोल रहा है, तो ये कॉपी करो टेबल में, फिर इसको अपन सामने सामने फिगर्स डाल के कर देते हैं, ये कितनी बनेगी। कॉपी करूं ये टेबल में पूरा का पूरा? टेबल में एक्सप्लेनेशन 1 कॉपी कर लो। कौन सी टेबल में करना, जो सबसे हमने पार्ट ए लिखा था ना, जहाँ पे हमने इफेक्टिव कैपिटल बेस सैलरी बनाई है। हाँ हाँ हाँ, उसके जस्ट बात करती हूँ। कि उस पर्पज़ के लिए इफेक्टिव कैपिटल की कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि इफेक्टिव कैपिटल लिखी है, नेटवर्थ नहीं लिखी है। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, एक टेबल इंसर्ट करो, सिर्फ 2 कॉलम की। हाँ जी, ठीक है, ओके करो। रोज ठीक है, पहले लिखो पेड अप शेयर कैपिटल, कॉपी करती जाओ उधर से। ठीक है, और उधर उसको ग्रीन कर दो ऊपर वाले में, कि ये हमें लेना है। इसको नहीं, वो जो डेफिनेशन लिखी है ना उसमें उसको ग्रीन कर दो, जिसको नहीं लेना उसको रेड करो, और जिसको लेना है उसको ग्रीन कर दो। एक मिनट। ठीक है, और एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर को रेड कर दो कि इसको नहीं लेना। ठीक है, इसके आगे लिख दो 1 करोड़ रुपए पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, अब उसके आगे क्या लेना है, शेयर प्रीमियम अकाउंट, उसको ग्रीन कर दो, और इसमें लिख दो 5 लाख रुपए। रिजर्व सरप्लस को ग्रीन कर दो, और रिजर्व सरप्लस लिख दो 2 लाख रुपए। ओके, अब ऊपर वाली डेफिनेशन में शेयर प्रीमियम रिजर्व सरप्लस को ग्रीन कर दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व को रेड कर दो कि हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर हमारे रिजर्व में इंक्लूडेड है तो उसको इस कैलकुलेशन में नहीं लेना है। सर ये जो है शेयर मनी और एडवांसेस अगेंस्ट शेयर्स, ये हमें यहाँ लिखना भी नहीं है फिर ना? हाँ, क्योंकि लेना ही नहीं ना, एक्सक्लूडिंग हो गया, तो आपने इसको काउंट ही नहीं किया, लिया ही नहीं, अपनी बैलेंस शीट से सिर्फ पेड अप कैपिटल ली। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स रीपेबल आफ्टर 1 ईयर, अगर आपने लोन लिए हुए या डिपॉजिट लिए हुए हैं जो एक साथ से नॉन करंट हो गया, इसको लिख दो नॉन करंट लोन एंड डिपॉजिट। नॉन करंट, क्योंकि बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट करके दिखाते हो ना आप लोग, तो नॉन करंट हो गए। लोन एंड एडवांसेस डिपॉजिट टेकन। अब इसके लिए आप लिख दो 1 लाख। ठीक है, ऊपर से ये जो एक्सक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल लोन, वर्किंग कैपिटल लोन नहीं लेना, ओडी लिमिट नहीं लेनी, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना अनलेस ऑफ फंडेड लोन हो, और बैंक गारंटी और शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट नहीं लेना, तो इनको रेड कर दो। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में ये जो आइटम्स आ रही है, वर्किंग कैपिटल लोन, ओडी, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन्स, बैंक गारंटी और अदर शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट, इनको आपको नहीं लेना। अनलेस फंडेड को ग्रीन कर दो। ये हो गया वर्किंग कैपिटल लोन रिड्यूस बाय द एग्रीगेट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट्स। कहाँ पे सर पहले अंडरस्टैंडिंग? पूरे को रेड करो, सारे टेक्स्ट को, ये वाला नहीं, टेक्स्ट वाला रेड।
और अनलेस फंडेड जो लिखा हुआ है, इंटरेस्ट अगर फंडेड इंटरेस्ट है, जैसे लोन में कन्वर्ट कर दिया उसको, इंटरेस्ट ड्यू, अनलेस फंडेड जो लिखा है ना एंड में, लाइन के एंड में, लाइन के एंड में लोन्स के बाद ना, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अनलेस फंडेड, अनलेस फंडेड, हाँ तो उसको ग्रीन करो राइट। और लिखो कि फंडेड इंटरेस्ट लोन। एक और आइटम लिख दो, फंडेड इंटरेस्ट। दस हजार। अब ये चीज़ें थी जो लेनी थी, ठीक है, ऐड करनी थी, इनका टोटल कर दो, इसके लिखो टोटल, एक रो इंसर्ट करके टोटल लिखो। कर दो इसका टोटल कितना, 1 करोड़ 5 लाख 7 लाख 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख 10 हजार, 1 करोड़ 08, 108 और एक जीरो आखिर से कम कर दो। ठीक है, अभी लेस करो इसमें से, नेक्स्ट कॉलम में एक रो इंसर्ट करके लिखो लेस, क्या क्या माइनस करना है। क्या क्या माइनस करना है? एग्रीगेट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट्स, नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट रो में यहीं पे लिख देती हूँ ना सर, वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। एक ही इसमें लेस के कम ही है, तो मैं इसी में, अच्छा आपको पर वो कराना होगा ना टोटल और माइनस। तो अभी इसे भी ग्रीन ही कर रही हूँ, और जिसको नहीं एक्सेप्ट इन लेना, केस ऑफ हाँ, इन्वेस्टमेंट, जिसको नहीं लेना वो रेड कर दो। अगर आपका बिजनेस ही यही है तो नहीं माइनस होगा। फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस इन्वेस्टमेंट में लिख दो आप, 1 लाख 10 हजार, एक्यूमुलेटेड लॉसेस 3 लाख, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ 4 लाख। चार लाख। तो इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ गई? 10 में से 8-10 गया तो 1 करोड़। हेलो, उतना ही, हाँ हाँ ठीक है इफेक्टिव कैपिटल करो। ठीक है, तो आप कौन से स्लैब में पड़ गई? पहले स्लैब में। तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन आप कितना दे सकती हो? 60,000, 60 लाख प्लस 12 लाख। पहले वाले स्लैब में आ गई, आवाज गई, आवाज। हेलो, तो ये समझ आया ना हेलो, स्लैब? हाँ, ये स्लैब कैसे बनेंगे? ये कैलकुलेशन के बेस पे स्लैब बनेंगे। अब मैंने आपसे ये हाँ जी पूछना सर। है कि ये जो इफेक्टिव कैपिटल की जो फिगर्स ली, अब ये कौन सी डेट की लेनी है? ये कहाँ पर लिखा हुआ है? क्योंकि हर दिन थोड़ा लिखा ही बैलेंस है। शीट रेडी रहती है, तो ये कहाँ पे हाँ लिखा हाँ हुआ है? ये तो इफेक्टिव सेक्शन में लिखा है, किधर लिखा है कि कौन सी डेट की लेनी है? जिस दिन से अपॉइंटमेंट होगा उस दिन से कहाँ थोड़े लिखा दिन है? पहले का कहीं होगा शेड्यूल में ही नीचे तो कहीं। पढ़ के बताओ ना, कहाँ लिखा है?
अरे ऊपर ही रहेगा ना उसी चैप्टर में जहाँ पे शुरू हुआ था इफेक्टिव कैपिटल का, पहले पार्ट ए में। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो दो स्टैंड हो सकते हैं, एक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पे इफेक्टिव कैपिटल क्या है, और एक हाँ, इमीडिएटली प्रोसीडिंग ऑडिटेड बैलेंस शीट के बेस पे क्या है। immediately preceding makes more sense. हाँ, पर अभी लिखा नहीं हुआ है तो ये ग्रे एरिया है, अनलेस आगे कहीं क्लैरिफाई करें। ठीक है, आगे बढ़ो। एक मिनट देख लो सर, कहीं लिखा है क्या? ये क्या लिखा है? वेयर द अपॉइंटमेंट, ये है ना, यहाँ पे आएगा। हम्म, हाँ लिख रहे हैं ना, आगे आएगा आएगा ना? ना अभी। एक्सप्लेनेशन With the 1 और 2 appointment पे of the आओ। managerial, हम्म। for where the appointment of a managerial person is made in the year in which company has been incorporated, the effective capital shall be calculated as on the date of such appointment. अब इसमें ये लिखो, ऊपर लिखो इसके अंदर, इफेक्टिव कैपिटल की टेबल के नीचे, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डैश इफ न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। यहाँ नहीं, टेबल के नीचे, इफेक्टिव कैपिटल की टेबल के नीचे। Hmm. क्या एज ऑन? यहाँ नहीं ना बेटा, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी उसके ऊपर ना, अच्छा, कैलकुलेशन के नीचे। यहाँ डालो स्टार मार के, एज ऑन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट if newly incorporated company, if appointment in the year of incorporation, as on date of appointment, if appointment during is year of, to, ठीक है, रेड कर दो इसको पूरी लाइन को। और एज ऑन से पहले लिख दो इफेक्टिव कैपिटल एज ऑन। ठीक है, आगे बोलो। in any other case, the effective capital shall be calculated as on the last date of the financial year preceding the financial year in which the appointment of the managerial person is made. तो एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑफ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन अदर केसेस। इफेक्टिव कैपिटल ऑन लास्ट डे ऑफ preceding financial year of the financial year in which appointment is made। तो ये भी अभी क्लियरिटी है कि कौन सी डेट की फिगर्स लेनी है। आगे For the purpose of this schedule, family means the spouse, dependent children, and dependent parents of the managerial person. कल ये तीन चीज़ें कॉपी कर यहाँ से, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट, और जहाँ ऊपर फैमिली लिखी थी उसकी ब्रैकेट में डाल दे।
ठीक है सर. ठीक है, आगे बोलो. Nomination Remuneration Committee, while approving the remuneration under Section 2 or Section 3, shall take into account financial position of the company, trend in the industry, appointees' qualification, experience, past performance, past remuneration, etc. Be in a position to bring about objectivity in determining the remuneration package while striking a balance between the interest of the company and the shareholders. अब जहाँ एनआरसी का रेफरेंस आ रहा था, जो कंडीशंस थी पार्ट ए पार्ट बी की, उसके ब्रैकेट में लिखो कंसिडर वेरियस फैक्टर एंड बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड दी. कंसिडर वेरियस फैक्टर्स RC to consider. and maintain balance between interest of the company and the shareholders. शेयरहोल्डर लिखा है कि मैनेजरियल पर्सन लिखा है? तो मतलब एनआरसी कुछ भी रिकमेंड नहीं कर सकती ना. अगर कंपनी की कंपनी की प्रॉफिट है 5 लाख और 5 करोड़ का रेम्यूनरेशन ओके कर दे कि बोले रेजोल्यूशन ही तो पास करना है, उसमें क्या है, तो एनआरसी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी. शेयर होल्डर्स है. ठीक है, आगे बोलो. अगली एक्सप्लेनेशन. For the purpose of this schedule, negative effective capital means the effective capital which is calculated in accordance with the provisions contained in explanation 1 of this part is less than 0. हाँ, तो नेगेटिव का तो मतलब यही होता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. For the purpose of this schedule, remuneration means remuneration is defined in clause 78 of section 2 and includes reimbursement of any direct taxes to the manager. अब यहाँ से 278 लो और कॉपी करो, क्योंकि रेम्यूनरेशन की बात करो, रेम्यूनरेशन ही डिफाइन नहीं किया. तो 278 तो उससे उठाऊं. हाँ, ये रेम्यूनरेशन है क्या? जनरली वही होता है कि उसको पेबल प्लस एनी अदर अमाउंट, इनकम टैक्स की डेफिनेशन दी होगी. नीचे डब्बे में डाल दे. उससे ऊपर होना चाहिए. और इसमें और क्या इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है? Remuneration means any money equivalent given in past to any person who services under the include purchases charged to fund in the income tax act. Includes reimbursement of any direct taxes to the प्लस manager. टैक्स, अगर टैक्स फ्री दे दी तो टैक्स भी इंक्लूड करना है. ये नहीं कि जितना क्रेडिट हुआ है प्लस अगर टैक्स कंपनी ने उसका बियर किया तो वो टैक्स भी ऐड करना है. विल आल्सो इंक्लूड टैक्स रिइंबर्स्ड. तो 40 लाख की सैलरी है, 30 लाख क्रेडिट किया, 10 लाख टैक्स काटा, हाँ, तो सैलरी उसकी 40 लाख है. अगर वो टैक्स रिइंबर्स कर दिया उसने, TDS वाला जो फंडा रहता है, नहीं TDS नहीं, रिइंबर्स कर दिया. हाँ, नेट ऑफ टैक्स करके दिया. ठीक है. पार्ट अभी पार्ट 1 to 5 क्लियर हो गए क्या? पहले पार्ट 1 क्या था ये बताओ मेरे को, बिना देखे. विद प्रॉफिट्स वाला था कि 197 पार्ट 1 अपना सेक्शन ही नहीं बोल रहा हूँ, पार्ट 1 बोल रहा हूँ. पार्ट 1 था ना कि आपके अपॉइंटमेंट. अच्छा, सेक्शन 2 का पार्ट 1. हाँ हाँ, सेक्शन 2 का ही पार्ट 1 बोल रहे हो क्या? नहीं, अभी ये पूरा अच्छा, सॉरी टेबल में जाओ, देखो क्या से समरी चल रही है. हाँ,
कैसे डिवाइडेड है ये? सो ठीक है, पार्ट 1 में कंडीशंस थी जो फुलफिल करनी थी कि हाँ, तो एमडी पार्ट वन टेक्निकल कंडीशंस के लिए है, ठीक है, हमें पूरा करने हाँ दीजिए। हाँ। हाँ, फिर क्या कहते हैं, फिर पार्ट 2 था कंपनीज जिनके पास प्रॉफिट्स है वो 197 के हिसाब से दे देंगी रेम्यूनरेशन। पार्ट टू फिर में 5 सेक्शन फिर थे। सुनो, पार्ट 2 में 5 हाँ। सेक्शन थे। सेक्शन 1 प्रॉफिट के लिए, सेक्शन 2 लॉसेस ऑर्डिनरी केस, सेक्शन 3 लॉसेस स्पेशल केस, सेक्शन 4 परक्विसिट नॉट कंसिडर्ड एज रेम्यूनरेशन, सेक्शन 5 रेम्यूनरेशन फ्रॉम 2 कंपनीज। यही 5 पॉइंट थे। यस यस सर। तो अब ये हमने क्या किया अभी तक? पार्ट 1 पार्ट 2 किया। अब हम आ रहे हैं पार्ट हाँ जी। 3 पे। तो पार्ट 3 क्या बोल रहे हैं? Provisions applicable to part 1 and 2 of this schedule. हम्म, The appointment and remuneration referred to in part 1 and part 2 of this schedule shall be subject to approval by resolution of the shareholders in general meeting. तो अभी तक हमने 196 में पढ़ा था कि वो जो एमडी है वो अपॉइंट किया जा सकता है बोर्ड से। हाँ, लेकिन उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड होगा ऑनरी रेजिस्ट्रेशन से या आर्टिकल से। अब यहाँ पे लिख रहा है अगर आप शेड्यूल में आ रहे हो, और पार्ट 1 पार्ट 2 में आप किसी को अपॉइंटमेंट या रेम्यूनरेशन कर रहे हो, तो आपको एक शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन कंपलसरी है, और पार्ट 1 एप्लीकेबल था सबको। तो अब मुझे ये बताओ कि जिन भी कंपनियों को शेड्यूल 5 एप्लीकेबल है, दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी छोड़ के पब्लिक कंपनियों को, तो उनको एक रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है। Yes, yes. और अगर And shareholders list. वो किसी पर्टिकुलर केस में फंस गए, लाइक पार्ट 2 के सेक्शन 2 में फंस गए लॉस ऑफ प्रॉफिट में, तो अब उनको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है। Yes, sir. अगर उनको एक लिमिट से ज़्यादा पैसा देना है, हाँ जी सर। अगर लिमिट से कम पैसा देना है तो ऑर्डिनरी चलेगा ना। हाँ, लिमिट से कम देना है तो और नहीं चलेगा ही। हाँ, तो स्पेशल उसमें वो रेजोल्यूशन था कि जो मैनेजरियल प्रोफेशनल कैपेसिटी में होंगे उनके में उनको स्पेशल। स्पेशल ही लगेगा। हाँ हाँ। तो पहली कंडीशन पार्ट 3 में क्या होगी कि अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन के लिए कोई भी ये क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि अगर मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, स्टिल मुझे अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन के लिए, ये मैं खाली अपॉइंट करता हूँ, रेम्यूनरेशन नहीं डिसाइड करता हूँ, जीरो रेम्यूनरेशन पे रखता हूँ, तो स्टिल मुझे शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए क्या? हाँ चाहिएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें लिख दिया कि पार्ट 1 और पार्ट 2, और पार्ट 1 के चाहिएगी। सेक्शन 1 में कंपनियां प्रॉफिट वाली कवर की हैं उसने, तो Yes. ओनली रेजोल्यूशन लगेगा ही लगेगा। तो और जो जल्दी भी रेम्यूनरेशन situation हो, देते ही देते हैं। तो वो तो हो स्कीम ही नहीं सकता ना सर, बिना हाँ, फ्री में कौन काम करेगा। कर लेते हैं कई बार। अभी सुनो ना, शेड्यूल 5 की सिंपल रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हर केसेस में ओनली रेजोल्यूशन ही मैंडेट कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर मैनेजरियल पर्सन या फिर लिमिट से ज़्यादा पैसा देना। ठीक है सर। वो लाइन आई थी ना कि अपॉइंटमेंट 3 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो कहीं लिखी है ना कंडीशंस में हमने। हाँ हाँ हाँ, टेन्योर में है वो कहीं। हाँ, तो ये पहला कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन, 3 साल से ज्यादा का कुछ नहीं था, एक बार में 3 साल से ज्यादा नहीं, फिर वो एक्सपायरी हाँ, टर्म के रिन्यू कर एक्सपायरी सकते हो, होने के लेकिन 1 साल वन पहले आप। एट ए टाइम 3 इयर्स का अप्रूवल दे सकते हैं शेड्यूल हाँ 5 में। हाँ, बस वो लेकिन एक बार में। अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए हो सकती है, रेम्यूनरेशन 3 साल के लिए फिक्स कर सकते हैं। यस सर, यस यस। ठीक है। और 3 साल भी लॉस तो पे के ऑडिट। लिए था, अगर प्रॉफिटेबल कंपनी है तो 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट और रेम्यूनरेशन फिक्स कर सकती है। ओके सर। हम्म, The auditor or the secretary of the company, or where the company is not required to appointed a secretary in whole-time practice shall certify that the requirement of the schedule have been complied with, and such certificate shall be incorporated in the return file of the registrar under subsection 4 of section 196. तो अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसको बाकी सब तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये एक सर्टिफिकेट उसको अटैच करना है अपनी रिटर्न में, MR1 में। हाँ, कि इसने शेड्यूल 5 से पूरा कंप्लाई करा। लॉस मेकिंग में लॉस मेकिंग वो एक, अगर में। वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का केस हो तो डिफॉल्ट का भी हाँ, सर्टिफिकेट प्लस ये सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट हो जाएंगे। राइट सर। हम्म हम्म एक और सर्टिफिकेट भी आया था ना बीच में। वो था कि आपने लेंडर्स को NOC मिल गई है, सेइंग कि हमारा सब उसमें।
वो जस्टिफाइड है रेम्यूनरेशन, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोल के। तो ये लिख लेती हूँ। हाँ, पार्ट 3 की बात कर लो। दो चीज़ें बोल रहे हैं कि ये एक तो दोनों रेजोल्यूशन पार्ट चाहिए 1 ही एंड चाहिए। पार्ट 2 को, दोनों को ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है। प्रोविज़न एप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड 2। ब्रैकेट में लिख दो, नहीं नहीं इसके लिखो प्रोविज़न एप्लीकेबल टू पार्ट 1 एंड 2। Firstly, appointment and remuneration by resolution of shareholder, requires resolution shareholder. अपॉइंटमेंट एंड Remuneration रेम्यूनरेशन। दोनों रिक्वायर है। सर्टिफिकेट। और सेकंड, ऑडिटर CS और CSIP सर्टिफिकेट टू बी फाइल्ड विद MR1 रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 5 जहाँ पर एप्लीकेबल है। अब ये देखो कि क्योंकि ये पार्ट 1 पे भी एप्लीकेबल है तो अपॉइंटमेंट के ऊपर भी एप्लीकेबल है सर्टिफिकेट। हाँ जी सर। अब जनरली क्या होता है, वो जो फॉर्म है ना उसी में ये प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं कि वी आर बाई सर्टिफाइड दैट कंपनी हैज़ कंप्लाइड विद। तो अलग से सर्टिफिकेट नहीं है, और डिजिटल साइन मारेंगे तो उसी में ही कवर हो जाता है ओके सर। MR1। ठीक है, अब इसके कोई रूल्स भी हैं क्या? सेक्शंस तो आपने पढ़ लिए, पार्ट 195 4 और बचा है। 96 के कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल भी हैं क्या? अब ये एक और पार्ट बचा ना, क्या है पार्ट 4? Central government may by notification exempt any class or classes of companies from any of the requirements contained in this schedule. ठीक है, तो अगर किसी को कोई तकलीफ है सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करो, वो नोटिफिकेशन पास करके एनी क्लास ऑफ कंपनी को एग्जाम्प्ट कर सकता है। तो पार्ट 4, पावर टू एग्जाम्प्ट, पावर ऑफ CG टू एग्जाम्प्ट सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज। जल्दी अपने लिए नोट एप्लीकेबल। तो मैं फिसल जाऊंगा। हम मम्मा को ही मम्मा को ही खोएगा। हम मम्मा को ही फिसला लेते बर्तन में, क्योंकि मम्मा ने ही नहीं क्योंकि वाटर चॉइस है मम्मा को। अब इसके बाद सेक्शन 199 और 2000 भी देखो, 200 भी देखो। कैसे निकल गई? क्या? पोटी है ये? तुमको पहले बता दिया। पापा, पोटी कैसे निकल गई? अब मैं तो तू बोले कि क्या था? पोटी कैसे निकल गई? 199 to 200 ना सर? हाँ जी, और कौन से सेक्शन जो इससे एप्लीकेबल है? पहले 199 खोलो। क्या कह रहा है? Recovery of remuneration in certain cases without prejudice। रक्षित दरवाजा बंद कर दो। Without prejudice to any liability incurred under the provisions of this act or any other law for the time being in force, where a company is required to restate its financial statements due to fraud or non-compliance with any requirement under this act and the rules made thereunder, the company shall recover from any past or present managing director, whole-time director or manager or chief executive officer by whatever name called, who during the period for which the financial statements are required to be restated received the remuneration including stock option in excess of what would have been payable to him as per restatement of financial statements। तो क्या बोल रहा है, अगर सपोज एक कंपनी में फ्रॉड डिटेक्ट हुआ, NCLT के थ्रू हम लोगों ने अकाउंट दोबारा बनवाए, दोबारा AOC4 फाइल कराए, और अब कंपनी का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, सो कंपनी कांट पे एनी रेमुनरेशन, और उसने शेड्यूल 5 कंप्लायंस करी नहीं है। पहले 11-11 टका दे रही थी, अभी वो बैलेंस शीट रिवाइज करने के कारण अब जीरो हो गया, फ्रॉड के कारण इनको रिवाइज करनी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो जितना भी रेमुनरेशन आपने MD को दिया, WTD को दिया, वो सब उनसे आप रिकवर करोगे, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लेटेड फाइनेंशियल्स के ऊपर लिया जो उनको नहीं राइट था।
तो बेसिकली प्रॉफिट दिख रहे थे पहले, फिर जब हाँ, हमने जबकि एक्चुअल में लॉस था, उन्होंने फैब्रिकेट करके प्रॉफिट दिखाया, अपना रेम्यूनरेशन ले लिया। रीस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चला कि लॉस है, हाँ, तो फिर वो सब वापस लेंगे। और तो ये भी लिख रीस्टेटमेंट लेती सिर्फ हूँ। एनसीएलटी के अप्रूवल से होता है। तो अगर आपने गलत बैलेंस शीट बना दी तो दोबारा सही बैलेंस शीट आप सिर्फ एनसीएलटी के थ्रू ही बना सकते हो। ठीक है, पूरे प्रोविजन कवर करें ना, क्योंकि छोटे मोटे जो भी एप्लीकेबल है। हैव बीन पेड, हाँ, रिकवर इन केस, हाँ, रेमुनरेशन हैज बीन पेड टू रिकवर इन केस ऑफ रीस्टेटमेंट थ्रू एनसीएलटी, रीस्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स थ्रू एनसीएलटी ड्यू टू फ्रॉड एटसेट्रा। His excess amount has been paid to MD Deputy Director. The same shall be recovered. CL. हेलो हेलो। हाँ बेटा, हाँ सर। 190 हो गया, 200 पे आओ। हम्म Notwithstanding anything contained in this chapter, the central government or a company may, while according its approval under section 196 to any appointment or to any remuneration under section 197, in respect of cases where the company has inadequate or no profits, fix the remuneration within the limits specified in this act at such amount or percentage of profits of the company as it may deem fit. And while fixing the remuneration of the company shall have regard to the financial position of the company, the remuneration or commission drawn by the individual concerned in any other capacity, the remuneration or commission drawn by him from any other company, professional qualifications and experience of the individual concerned, and such other matters as may be prescribed. सब्सक्राइब को क्लिक कर दे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल सिर्फ वेरिएंस पे लगती है, और बाकी सब केसेस में शेयर होल्डर की अप्रूवल है रेमुनरेशन के लिए। तो वो बोल रहे हैं कि जब भी आप अप्रूवल दोगे, आंख बंद करके मत दोगे, फाइनेंशियल कंडीशन और ये सब चीज़ें देख के दोगे। सो सीजी ऑब्लिक कंपनी टू इंश्योर टू कंसीडर वेरियस फैक्टर वाइल अप्रूविंग अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट क्या, रेम्यूनरेशन? अपॉइंटमेंट सीजी का पार्ट है, और रेमुनरेशन जो है वो शेयर होल्डर का पार्ट सर है। ये तो रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है, दोनों अपॉइंटमेंट की बातें तो कर बात ही रहे हैं, नहीं है। अपॉइंटमेंट भी है ना। कहाँ लिखा है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ आती है? वाइल अकॉर्डिंग अच्छा, यहाँ अप्रूवल ऊपर अंडर आ सेक्शन गया, ठीक है। 196, तो 196 अपॉइंटमेंट के लिए। सेक्शन 200, ठीक है, सीजी तो while granting CG, while granting appointment approval, and shareholder while granting remuneration approval will have regard to various factors। मतलब भाई अंधाधुंध नहीं है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, ठीक है सर। प्रिस्क्राइब्ड में क्या Parameters था? for consideration of remuneration. The company shall have regard to the following matters, namely the financial and operating performance of the company during the 3 preceding financial years, the relationship between remuneration and performance, the principle of proportionality of remuneration within the company, ideally by rating methodology, which compares the remuneration of directors with that of other directors on the board who receives remuneration and employees or executives of the company. Whether remuneration policy for directors differs from remuneration policy for other employees, and if so, an explanation for the difference. The security is held by the director, including options and details of the shares pledged as at the end of the preceding financial year. ठीक है, ये सेक्शन लोग पढ़ते ही नहीं है ये सब चीज़ें। सिंपल रेजोल्यूशन में लिख दो सर शेयर होल्डर की अप्रूवल से कुछ भी दे सकते हैं,
लेकिन कुछ भी देने से पहले ये सब कंडीशनें पूरी करनी पड़ेंगी आपको, कि ये सब शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा। बताएगा तभी कंसिडर कर पाएगा ना वो। Right, sir. तो ये ध्यान रखने का, ठीक है। 201। Forms of and procedure in relation to certain applications. ऊपर जा। Every application made to a central government under section 196, this chapter shall be in such form as may be prescribed. ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म पे जो इनका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है क्लिक कर दो, बता दे फॉर्म का नाम आ जाएगा। सर 1 मिनट, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ सर, 1 मिनट। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट की अप्रूवल कौन से फॉर्म में लेनी है सेंट्रल Every गवर्नमेंट से? central section shall be in such form as may be prescribed. MR2. ठीक है, तो MR2 में आपको अप्रूवल लेनी है, और कब लेनी है? 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट के। ठीक है सर। 201 में लिख दो, एप्लीकेशन इज MR2 विद इन 90 डेज फॉर सीकिंग अप्रूवल ऑफ CG इन केस ऑफ वेरियंस विद पार्ट ए। एप्लीकेशन इन MR2 विद इन 90 डेज seeking approval of CG for variance in। क्यों लेते थे अप्रूवल? कि जो पार्ट 1 में जो कंडीशंस लिखी हैं अगर वो पूरी नहीं कर रहा हो तो। पार्ट 1 में 1 मिनट, एवरी शेड्यूल 5 का पार्ट 1 था ना, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ तो अगर वो किसी में भी है ऐसा तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए थी ना उसको अपॉइंट करने के लिए। यस सर। तो वो एप्लीकेशन MR2 में करने की है, और उसकी एडवर्टाइजमेंट पहले देनी है एप्लीकेशन में कि अपना हम लोगों ने ऐसी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं गवर्नमेंट पे, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलो। ठीक है सर। ठीक है, Every application shall be made in MR2 and shall be accompanied to every such application period of 90 days from the date of appointment. CG to be made within 90 days from the date of appointment. ओके। एंड ए पब्लिक एडवर्टाइजमेंट टू बी गिवन बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। ये क्या लिखा है सर? नीचे के सब सेक्शंस में Public advertisement to be made before बिफोर making such एप्लीकेशन, ठीक है, और उसकी कॉपी अटैच करने की। ठीक है। 202। Compensation for loss of office of managing or whole-time director or manager. A company may make payment to a managing or whole-time director or manager, but not to any other director by way of compensation for loss of office or as consideration for retirement from office or in connection with such loss or retirement. ठीक है, रिटायरमेंट के ऊपर या उसके नौकरी निकलवाने के ऊपर कि हम उसको हटवा रहे हैं MD को ड्यूरिंग हिज टर्म से पहले ही, तो आप उसको लॉस ऑफ ऑफिस के लिए पैसा दे सकती हो। पूरा पढ़ लो, फिर एक ही लाइन में लिखेंगे इसको। लेकिन किन केसेस में नहीं दे सकते? सवेरेंस फीस। No payment shall be made under subsection 1 to the following cases, namely, where the director resigns from his office as a result of the reconstruction of the company or of its amalgamation with any other body corporate or bodies corporate and is appointed as a managing or whole-time director, manager or other officer of the reconstructed company or of the body corporate resulting from the amalgamation. मर्जर के बाद where the अगर इस director कंपनी का resign- MD अगली कंपनी में MD बन गया, कोई और ऑफिसर बन गया, तो कहाँ लॉस हुआ उसको? तो नहीं देना।
ठीक है सर. हम्म. Where the director resigns from his office otherwise and on the reconstruction of a company or its amalgamation as aforesaid. अगर वो खुद ही रिजाइन कर देता है हम्म. वॉलेंटरली. तो भी नहीं देंगे. हाँ हाँ. तो बनता ही नहीं है वैसे. हाँ. Where the office of the director is vacated under subsection 1 of section अगर उसने 167. डिस्क्वालिफिकेशन इनकर कर ली तो भी उसकी गलती है, तो क्यों देना. Right, sir. Where the company is being wound up whether by an order of the tribunal or voluntarily, provided the winding up was due to the negligence or default of the director. उसके डिफॉल्ट के कारण कंपनी बंद हो रही है, उसको 5 साल की जगह 3 साल में निकलवा रहे हैं, तो क्यों लॉसेस देंगे. Right, sir. Where the director has been guilty of fraud or breach of trust in relation to or of gross negligence in or gross mismanagement of the conduct of the affairs of the company or any subsidiary company or holding company thereof. कंपनी होल्डिंग उसमें उसने फ्रॉड किया है, मिसकंडक्ट किया है, नेग्लिजेंस किया, तो क्यों देंगे उसको कंपनसेशन. नौकरी से निकाले, फ्रॉड भी करे और पैसा भी दे, ऐसा तो नहीं होता ना. Where director has instigated or has taken part directly or indirectly in bringing about the termination of his office. अगर ये उसने जानबूझ के कुछ ऐसा किया जिससे कंपनी उसका ऑफिस टर्मिनेट करे, तो भी क्यों देंगे. पर ये प्रूव करना पड़ेगा. ठीक है. Any payment made to a managing or whole-time director or manager in pursuance of subsection 1 shall not exceed the remuneration which he would have earned if he had been in office for the remainder of his term or for 3 years, whichever is shorter, calculated on the basis of the average remuneration actually earned by him during a period of 3 years immediately preceding the date on which he ceased to hold office, or where he held the office for a lesser period than 3 years during such period. ठीक है, तो 3 साल से ज़्यादा रेमुनरेशन नहीं दे सकते उसको. लॉस ऑफ कंपनसेशन मैक्सिमम या बची हुई टर्म. अगर किसी को 3 साल के लिए अपॉइंट किया था, 1 साल बाद उसे नौकरी से हटा दिया, तो सिर्फ 2 साल का ही रेमुनरेशन दे सकते हैं. ठीक है सर. Provided that no such payment shall be made to a director in the event of the commencement of the winding up of the company, whether before or at any time within 12 months after the date on which he ceased to hold office, if the assets of the company on the winding up after deducting the expenses thereof are not sufficient to repay to the shareholders the share capital including the premiums if any contributed by them. तो वाइंडिंग अप के केस में सब शेयर होल्डर का पैसा होने के बाद अगर पैसा बच रहा है तभी उसको देंगे. ठीक है. Nothing in this section shall be deemed to prohibit the payment to a managing or whole-time director or manager of any remuneration for services rendered by him to the company in any other capacity. तो ये सिर्फ मैनेजरियल रेमुनरेशन की बात हो रही है. ठीक है, सब सेक्शन खत्म हो गए. तो ये सेक्शन थे 196 से लेके 202 तक. क्लियर है. नहीं, 202 तो बिल्कुल क्लियर नहीं है. क्लियर नहीं है. 201 तक क्लियर है. 202 हाँ. मैं बोलो, आपको ट्रैक छूट गया था. अभी समझो, आप राइट मूव कंपनी की एमडी हो. आपको मैंने दूसरी कंपनी से अपनी कंपनी में 3 साल के लिए अपॉइंट कराया. हाँ. और उसके 1 साल बाद आपकी नौकरी टर्मिनेट कर दी मैंने. ठीक है. और वो टर्मिनेशन उन सब ग्राउंड्स में नहीं थे जिनका क्रक्स था कि वो टर्मिनेशन आपके कारण हुआ है. कंपनी ने बोली अभी हमको अफोर्ड नहीं हो रहा, हम आपको नहीं रखना चाहते, तब वो आदमी एंटाइटल हो जाएगा कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट के, लॉस ऑफ रेमुनरेशन के लिए. आप नौकरी छोड़ के आई थी ना, तो आपको मैक्सिमम कितना रेमुनरेशन मिलना चाहिए, जितने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट है. अगर आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और आपको पहले साल में निकाला, तो 4 साल की सैलरी और कंपनी से कमा सकती थी आप. यस सर. लेकिन कंपनी ने आपको 1 साल बाद ही निकाल दिया, तो आप तो मांगोगी मेरे को, जैसे भी आपने पीछे मांगी कि मेरे को 4 सैलरी दे दो, आपके कारण मैं छोड़ के आई. राइट. लेकिन लॉ कहता है 4 साल की नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 3 साल की मिलेगी. अच्छा, अगर ऐसे कभी हुआ तो ये है कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एमडी और डब्ल्यूटीडी. क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है ना, उनके साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, और कॉन्ट्रेक्चुअल कभी भी 30 दिन के नोटिस पे कोई भी पार्टी बंद कर सकती है. लेकिन नौकरियां इमीडिएटली तो नहीं मिलती ना एमडी की. राइट. तो इसके लिए उनको बोला अगर कंपनी उसका टर्मिनेट करती है तो कंपनी उसको पेमेंट कर सकती है, प्रोवाइडेड ये सब चीज़ें उसकी टर्म कंडीशन में लिखी होनी चाहिए. तो सवेरेंस फीस जिसे हम बोलते हैं, ये वो सवेरेंस फीस की बात हो रही है.
ठीक है, तो सेक्शन सब कवर हो गए। ठीक है। एक बार रूल पे देख लो कि कोई छोटी लाइन छूट तो नहीं गई, मेरे ख्याल से है तो नहीं, पर फिर भी देख लो रूल्स पे। तो इसके लिए क्या, एक मिनट से रूल्स पे 201 जाओ। हमने लिख लिया, नहीं एक बार 202 भी लिख लेते हैं ना। हाँ, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट नॉट मोर देन 3 years सैलरी और बैलेंस टर्म। और सैलरी एवरेज 3 years की सैलरी के बेस पे एवरेज होगा। Salary to be calculated on the basis of 3-year average. चला ही गया वो सेक्शन, तो खुला वही नहीं है शायद मेरा। सैलरी टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस 3-year एवरेज था क्या सर? हाँ, 3 years एवरेज, एवरेज सैलरी। और अगर कम पीरियड है तो उस पीरियड की। तो 196 अपॉइंटमेंट, 7 रेम्यूनरेशन, 18 कैलकुलेशन, 19 199 क्या था अगर रीस्टेटमेंट हो गया, 200 क्या था, 201 क्या था, 202 क्या था, 200 को फीस एप्लीकेशन 200 था। कौन से फॉर्मेट में करनी है? हाँ 201 वो था कि MR2 में जाएगी एप्लीकेशन, 90 डेज ऑफ और अपॉइंटमेंट में पब्लिक 200 था कि एडवर्टाइजमेंट आपको करा क्या जाएगा। फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। तो ये पूरा अपॉइंटमेंट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कवर्ड है। अगर कोई भी क्वेश्चन हाँ आया तो टेक्निकली आपको हर हाँ क्वेश्चन का आंसर एज ऑफ नाउ आना चाहिए कि कोई भी ग्रुप में मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से कोई, कल देख कैसे मैंने डाला ना उसमें जो CSR का आ रहा था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर लॉस। मैंने पढ़ा नहीं सर वो, हाँ, पर जो वैसे ही चल रहा था अपने क्वेरी राइट अपने। मूव पे चल रहा हाँ था। हाँ। अच्छा। तो एक क्वेरी थी कि हमारा पिछले साल का एक्सेस है, तो क्या हम उसको अगर करेंगे तो हमारा 198 के प्रॉफिट में अगर हम कवर नहीं हो रहे तो क्या हमको लॉ एप्लीकेबल है? मैंने कहा अगर कवर है और आपका 198 का प्रॉफिट कम हो रहा है तो नहीं एप्लीकेबल होगा। जो लॉ में अलाउड है वो तो आप ले ही सकते हो ना बेनिफिट। यस सर। फाइलिंग ऑफ तो रिटर्न ये ऑफ थोड़े से अपॉइंटमेंट हैं, 1 2 3 4। ये तो MR1 है, ये तो पहले ही हम देख चुके हैं शायद। तो कितने दिन में फाइल करना है 60 MR1 days, रिटर्न ऑफ 60 अपॉइंटमेंट? days। 60 डेज अपॉइंटमेंट के। सीटिंग सिटिंग फीस का फीस। दिन मैंने आपको बोला था कि अभी मेरी बात सुन लो, बाद में पढ़ेंगे। The company may pay a sitting fees to a director for attending meetings of board or committee thereof. Such sum as may be decided by the board of directors thereof, which shall not exceed 1 lakh rupees per meeting of the board or committee thereof, provided that for the independent directors the sitting fee shall not be less than the sitting. ठीक है, ये तो आपने लिखवा दिया मुझे। Disclosure in board's report. Every listed company shall disclose the ratio of remuneration to the median. ये भी लिखा हुआ है। Median remuneration, the percentage increase in remuneration, the percentage increase in the permanent employees on the roles of the company, average percentile increase already made in the. ये तो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर्स हैं, ये नहीं आपको बोर्ड बोर्ड्स रिपोर्ट रिपोर्ट में में ये एनुअल सब रिपोर्ट डिस्क्लोजर देने रेमुनरेशन के लिए, तो ध्यान रखना। देने रेम्यूनरेशन से रिलेटेड। सो लिख देती हूँ, रूल 5 सेज, रूल 5 of the rules डिस्क्लोजर्स टू बी गिवन down disclosures to be given बोर्ड रिपोर्ट फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन। parameters for consideration of remuneration, वो आपने पढ़े अभी। fees, pay remuneration in the event of no profit indicated beyond ceiling specified in subsection 1 part 2 of schedule 5, subject to complying with the following conditions. Payment of remunerations approved by resolution passed by the board and the case of the company covered under subsection 1 section also by the nomination remuneration committee if any, and while doing so record in writing the clear reason and justification for payment of remuneration अब ये beyond जो the लाइन said लिखी है limit. ना, क्लियर द रीजन एंड जस्टिफिकेशन, जहाँ आपने NRC लिखा था उनको लिखो कि रिकॉर्ड इन राइटिंग रीजन एंड जस्टिफिकेशन।
ये लिखे ना आपने, रीजन एंड जस्टिफिकेशन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय एनआरसी। ओके, आगे। The company has not made any default in payment of debts or debentures or interest payable thereon, preference shares and dividend and preference shares for a continuous period of 30 days in the एक मिनट, अभी preceding मेरे को लग financial रहा है year आप before खत्म the वाला date पढ़ of रहे हो। आप payment. सुनो, कुछ गड़बड़ पढ़ रहे हो। मतलब अच्छा ओ यस सर, आप सही कह रहे हो, तो क्योंकि हट रीजंस चुके भी हैं नहीं सारे। आएगा हाँ, आपका। Every application made to the central government under provision chapter 12 shall क्योंकि be आप ये made जो in लाइन form पढ़ रहे थे MR2 उसकी every। जगह मैंने आपको बताया था कि पहले ऐसा होता था, अब एक भी तो डिफॉल्ट फिर वो अगर तो रीजंस आ वाला जाए। भी नहीं आएगा फिर हाँ। तो, वो भी हटाऊं एक मिनट। ये तो बस MR2 लिखा और every such application seeking shall be made to CG within a तो period of हमने पढ़ ही 90 लिया days था, देखा था बस। हमने कि MR2 में करना है, हाँ 90 डेज में करना है। ये तो सर 203 का होगा ना, हाँ, ये अपने को भी नहीं पढ़ रहे। हाँ, हो गया। तो अभी मुझे बताओ तो साइड मैनेजियल, 203 से हाँ, 5। मैनेजियल रेमुनरेशन 196 से 202 पूरी तरह से क्लियर हो हाँ गया? कहीं कोई ऐसा यस डाउट या सर। कोई चीज़ जो ऊपर से नहीं 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 हो? डाउट तो कोई नहीं है मुझे, नहीं नहीं बाकी नहीं सर अभी डाउट इसको अगर आपको मास्टरी करनी हो तो जब कमेंट्स आते हैं, क्वेरी आती है, उसके आंसर देने की कोशिश करने का। हाँ मैं वही सोच रही हूँ, मैं ना कई बार ग्रुप में ऐसी स्वाइप कर देती हूँ, अब मैं सारे ग्रुप्स तो जो के वो चीज़ जो मैं क्या काफी करता सारे हूँ, ग्रुप। देख मेरा क्या है, जब भी मुझे कोई भी क्वेरी दिखती है, चाहे आती हो या नहीं आती हो, मैं ट्राई करता हूँ उसको रिप्लाई करने की। दो ही चीज़ें होंगी, या तो सही होगी या लोग काउंटर करेंगे। काउंटर करेंगे तो आइदर वी विल स्टैंड करेक्टेड, लेकिन दोनों वे में आपको सीखने को ही मिलेगा। क्योंकि ऐसी क्या चीज़ है जो अगर आपने पढ़ लिया फिर आप आंसर नहीं दे सकते। और क्वेश्चन ओके ऐसे ही सर रहते हैं जो ट्रिकी रहते हैं, जो सीधे सीधे पढ़ने पे नहीं आ रहे जिनके इंटरप्रिटेशन, तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ता है। यस सर ठीक है, तो राइट। ऐसा करने का। तो अभी तक हम लोगों ने देख क्या क्या हाँ कर लिया। मैनेजरियल रेमुनरेशन हो गया। रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।